हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का। ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो रेगुलेशन है उसमें ये बोल रहा है कि शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि अगर इसमें जो भी रेगुलेशंस दिए गए हैं वो सब के सब कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कहलाएंगे, ठीक है। और ये जिस दिन ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश होगा उस दिन से ये रेगुलेशंस फोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशंस हर एक जो भी रेगुलेशन इस कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में दिए हुए हैं वो सारे के सारे रेगुलेशन हर एक कोल माइन में अप्लाई होते हैं और ये पूरे इंडिया के लिए है। सबसे पहली बात तो इसमें यही कही गई है। अगला जो रेगुलेशन है उसमें डेफिनीशंस के बारे में हमें दिया गया है, ठीक है। हमारे कोल माइंस में जितने भी डेफिनीशंस यूज़ होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो भी यूज़ होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है अबैंडन वर्किंग। अबैंडन वर्किंग का मतलब होता है कि ऐसी वर्किंग जिसको बंद कर दिया गया है और उसे फ्यूचर में किस ओपन नहीं किया जाएगा, ऐसी वर्किंग्स को अबैंडन वर्किंग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अबैंडन माइन मीथेन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी अबैंडन कोल माइन से हम या फिर उसके किसी भी पार्ट से नेचुरल गैस को रिकवर करते हैं, नेचुरल गैस को निकालते हैं, मतलब कि मीथेन गैस को निकालते हैं, तो उसे अबैंडन माइन मीथेन कहा जाता है। एक्ट एक्ट मतलब माइंस एक्ट 1952 जो दिया गया है उसे एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर मतलब कहीं भी एक्ट वर्ड का यूज़ किया गया है CMR 2017 में तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि माइंस एक्ट 1952 की बात कर रहा है। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सेफ्टी लैंप या फिर ऐसा इलेक्ट्रिक टॉर्च जो कि ऐसी फर्म द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर कोई भी स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई करता है कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इस टाइप का सेफ्टी लैंप होना चाहिए, इस टाइप का इलेक्ट्रिक टॉर्च होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे वो बनाते हैं अगर, तो उसे अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर। कौन होता है असिस्टेंट मैनेजर? मतलब ऐसा आदमी जो कि मैनेजर सर्टिफिकेट हो जिसके पास, और राइटिंग में उसे ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया गया है ताकि वो मैनेजर को असिस्ट कर सके, है ना। अब मैनेजर अगर किसी भी क्या मैनेजर का काम क्या होता है कि मैनेजमेंट देखना, कंट्रोल करना, सुपरविजन करना, डायरेक्शंस देना माइंस में या फिर उसके किसी भी पार्ट में कि किस तरीके से काम होना चाहिए। तो इन चीज़ों को असिस्ट करने का काम जो भी पर्सन करेगा और उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है और उसे अपॉइंट किया गया एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो उसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, ठीक है। वो असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो मैनेजर के जस्ट नीचे वाली जो रैंक होता है उसे वो होल्ड करता है, ठीक है। और वो ओवरमैन और माइनिंग सरदार से सुपीरियर होता है बेसिकली, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है ऑक्सिलरी फैन के बारे में। ऑक्सिलरी फैन जो होता है वो या तो फोर्सिंग फैन भी हो सकता है या फिर एग्जॉस्टिंग फैन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक या एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं वेंटिलेट करता, ये एक या एक से अधिक सिर्फ फेसेस को क्या करता है, वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है, और इसे हम बिलो द ग्राउंड यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है एवरेज आउटपुट किसी भी माइंस की। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पर मंथ जो भी आउटपुट होगा उसको जो भी एवरेज रहता है पर मंथ एक पूरे साल का, है ना, उस एवरेज को ही एवरेज आउटपुट कहा जाता है किसी भी माइंस का। बैंक्समैन कौन होता है? इसका मतलब कि पर्सन्स को, टूल्स को और मटेरियल्स को रेजिंग और लोवरिंग करने के लिए जो भी पर्सन होता है वहाँ पे मौजूद होता है ना। किसको? पर्सन, टूल्स और मटेरियल्स को रेजिंग और लोवरिंग मतलब कि शाफ्ट में ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ये सारे काम जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? हम बैंक्समैन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये कहाँ पे बैंक्समैन होता है? ये शाफ्ट के बॉटम में होता है या फिर इंक्लाइन बॉटम में होगा, और यहाँ से ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है टॉप पे, ठीक है। मतलब जो भी टॉप पे बैठा होगा पर्सन उस तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम भी इसी का होता है, बैंक्समैन का होता है। उसके बाद बात होती है बूस्टर फैन की। बूस्टर फैन क्या होता है? एक टाइप का मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, बिलो द ग्राउंड इसका यूज़ किया जाता है, और इसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं
एयर करंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी एयर करंट है, अगर जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वहाँ पे हम बूस्टर फैन लगाते हैं। तो क्या होता है कि ये वहाँ की एयर करंट को बूस्ट करता है और आगे तक भेजता है ना। इसे हम ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी फैन सिर्फ फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को अगर वेंटिलेट करना है तो हम बूस्टर फैन का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात आती है कोल की। कोल क्या होता है? कोई भी कार्बोनेशियस मैटर जिसे मार्केट में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, या फिर मार्केटिंग की जाती है जिस चीज़ की, है ना, और वो कुछ भी हो सकता है। एंथ्रासाइट बिटुमिनस हो सकता है, एंथ्रासाइट हो सकता है, बिटुमिनस हो सकता है, लिग्नाइट हो सकता है, पीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कार्बोनेशियस मैटर है और उसे मार्केट में हम सोल्ड कर रहे हैं तो उसे कोल कहा जाएगा। उसके बाद कोल माइन मीथेन क्या होता है? जो भी नेचुरल गैस कोल माइन से या फिर उसके किसी पार्ट से रिकवर की जाती है उसको हम कोल माइन मीथेन कहते हैं। उसके बाद कमिटी कौन होती है? माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 में जो भी कमिटी बनाई जाएगी, जो भी कमिटी अपॉइंट की जाएगी, उसे हम कमिटी कहते हैं, ठीक है। कमिटी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? अब देखिए, ओनर, एजेंट या मैनेजर अगर किसी पर्सन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैनेजर जो है तो राइटिंग में एक किसी पर्सन को अगर अपॉइंट करता है एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, है ना, लेकिन वो हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। वो किसे अपॉइंट करेगा? जिसकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे पर्सन को वो एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट कर लेगा और उसका काम क्या रहेगा? सुपरविजन का काम रहेगा, या फिर कोई भी वर्क रहता है तो उसे परफॉर्म करने का, या फिर मशीनरी के ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करने का काम उसका रहता है, प्लांट्स का, इक्विपमेंट का, है ना, सारी चीज़ों के लिए वो जो है तो रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो शॉर्ट फायरर का भी काम बेसिकली कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स को हम कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं कि जिनको मैनेजर जो है तो राइटिंग में अपॉइंट कर देता है और उसको जो भी ड्यूटीज़ दी जाएंगी तो वो उन काम को पूरा करेगा, उस काम के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखते हैं सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल्स का कोई एक ग्रुप हो सकता है, बेसिकली एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी जो कि किसी भी माइंस में सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करती है। सर्विसेज मतलब कि वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ये सारे काम अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है ना, कोई भी पर्सन करवाता है ये सारे काम किसी भी माइंस में, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे, ठीक है। और इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने लिया लेकिन वो पूरा काम ना देख के वो किसी और को काम दे देता है कि ठीक है तुम्हारा ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम रहेगा, तुम्हारा ड्रिलिंग का काम रहेगा, तुम्हारा इसका एक्सकवेशन का काम रहेगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वो काम दे सकता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर में। उसके बाद डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या है? अगर 3 मीटर से ज़्यादा के डेप्थ के होल्स को अगर हम ड्रिल कर रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में, तो उसे डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहते हैं। डिजाइनर कौन होता है? ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करती है? कोल माइनिंग सिस्टम को डिजाइन करती है, किस टाइप की मेथड होगी कोल माइनिंग की, मशीनरी कौन सी लगेगी, प्लांट कैसा बनाया जाएगा, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे, अप्लायंसेस या सब्सटेंसेस किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा कोल माइंस में, ये सारी चीज़ों को जो भी डिज़ाइन करता है उसे हम डिज़ाइनर कहते हैं। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मतलब क्या होता है? ऐसी वर्किंग्स जिनका मतलब चल रही थी और उन्हें हमने क्या कर दिया है? बंद कर दिया, वहाँ पे काम करना बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम उन्हें दोबारा से ओपन कर दें, ठीक है। अबैंडन्ड वर्किंग कौन सी होती है? कि जिन्हें हमने बंद कर दिया और फ्यूचर में हम उन्हें दोबारा वहाँ पे काम नहीं करेंगे। लेकिन डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या होता है कि हम दोबारा पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है किसकी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? डिप्यूटी कमिश्नर भी कह सकते हैं उसको हम। और उसका जो उसके पास जो होता है तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है ताकि वो क्या कर सके? माइंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी माइंस है उसके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, उसका जो रेवेन्यू है उसकी देखभाल करे, ये सारे काम जो भी देखता है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं माइंस के रिलेशन में। डिसयूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग जहाँ पे ऐसी वर्किंग जहाँ पे काम कुछ समय के लिए टेम्पररीली स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया है,
ठीक है। और वहाँ से हम अनयूज्ड वर्किंग तक जा सकते हैं। अनयूज्ड वर्किंग जो होता है उसको भी हम डिसयूज्ड वर्किंग में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन डिसयूज्ड वर्किंग में हम जा सकते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग में हम जा नहीं सकते, उनको हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। मतलब फ्यूचर में अगर वर्किंग स्टार्ट किया तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन डिसयूज्ड वर्किंग को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे हमने रोडवे बना के रखा हो, कोई भी चीज़ हमने इक्विपमेंट फिट करके रखा है, तो हम वहाँ पे कंटिन्यूसली उसको यूज़ में लेते रहते हैं। इससे वर्किंग्स को हम डिसयूज्ड वर्किंग बोलते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अकॉर्डिंग जो भी उसके रेगुलर रूल्स बताए गए हैं उन्हें हम एक्सप्लोसिव कहते हैं, जो भी डेफिनेशन दी गई होगी। फेस मतलब कि जो भी मूविंग फ्रंट होता है, वर्किंग प्लेस है ना। अब आपके अंडरग्राउंड में फेस आप जानते होंगे कि जो भी फेस होता है वहाँ पे हम कंटिन्यूसली ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते रहते हैं, तो वो फेस क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ऐसी ओपन कास्ट में जिस भी बेंच पे आप ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्ट किया वो फेस फिर से आगे बढ़ गया, फिर उसमें ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किया, फिर आगे बढ़ गया, एक्सकवेशन भी करते रहते हैं। तो ऐसे फेस, ऐसी वर्किंग प्लेस जो कि कंटिन्यूसली क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है, उसे हम फेस कहते हैं। इसे गैलरी भी हो सकती है, रोडवे भी हो सकता है और ड्रिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फियरी मतलब ऐसी कोल सीम्स जिनमें आग लगी हो या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट करती है बिलो द ग्राउंड, ठीक है। और ओपन कास्ट वर्किंग में भी, तो उनको हम फियरी सीम कहते हैं। और ये जो सीम होनी चाहिए कहाँ होनी चाहिए, फियरी सीम, ये विद इन द प्रिसिंक्स ऑफ द माइन होनी चाहिए, मतलब कि माइन बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, तभी हम इनको फियरी सीम कहेंगे, ठीक है। माइन बाउंड्री की, देखो माइंस के बाहर की चीज़ों के लिए डेफिनेशन, एक भी डेफिनेशन नहीं है आपकी, सारी की सारी डेफिनेशन सिर्फ माइंस के अंदर के लिए है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 महीने का जो पीरियड होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, तो इसे हम पूरा 1 साल का जो पीरियड होता है इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर क्या होता है? फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर के बारे में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। फॉर्म मतलब जो भी चीफ इंस्पेक्टर इस रेगुलेशन में, ठीक है, बताएगा कि ये फॉर्म होंगे, जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे फॉर्म में आ जाएंगे। जो भी वो फॉर्म बताएगा कि ये फॉर्म होना चाहिए, इस चीज़ का ये फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से, जैसे फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म डी, है ना। फॉर्म डी किस चीज़ के लिए है इस समय, ये है हमारा उसके लिए क्या कहते हैं, अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस रजिस्टर हो जाता है। फॉर्म में हो जाता है जिसमें कि हम वर्कर्स का बेसिक डिटेल्स वगैरह देते हैं, ठीक है। उसके बाद गैसेस क्या होती है, जो भी फ्यूम और वेपर होते हैं उसको हम गैस कहते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट डिग्री गैसी सीम क्या होती है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी हुई, क्या दी है कि कोई भी कोल सीम या उसके कोई भी पार्ट जो कि माइन बाउंड्री के अंदर है, चाहे वो बिलो ग्राउंड हो चाहे वो ओपन कास्ट हो, है ना। हाँ सॉरी, ओपन कास्ट नहीं हुए, है ना, और वो ओपन कास्ट नहीं है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस जो है तो डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या होता है, इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बिलो ग्राउंड के लिए है ये डेफिनेशन सिर्फ, है ना। बिलो द ग्राउंड इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्ट नहीं होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर में डिटेक्ट करता भी है तो वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, 0.1% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ एमिशन है इन्फ्लेमेबल गैस का, वो 1 क्यूबिक मीटर 1 टन कोल प्रोड्यूस करने पर 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। गैसी सीम ऑफ द सेकेंड डिग्री मतलब कि ऐसी कोल सीम या उसका कोई भी पार्ट जो कि माइन बाउंड्री के अंदर है और ओपन कास्ट वर्किंग नहीं है, और जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.1% से तो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज़्यादा रहेगा, तो उसे हम सेकेंड डिग्री का माइंस कह सकते हैं। या फिर जो रेट ऑफ एमिशन है इन्फ्लेमेबल गैस का, 1 टन कोल रेस करने पर 1 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक क्या हो सकता है,
इन्फ्लेमेबल गैस निकल सकता है। ठीक है, 1 टन कोल रेज करने पे 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा तो होगा इन्फ्लेमेबल गैस का रेट ऑफ एमिशन, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से कम होगा। उसके बाद आता है आपका गैसी सीम ऑफ द 3rd डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कोल सीम या उसका कोई भी पार्ट जो कि माइन बाउंड्री के अंदर है और ओपन कास्ट वर्किंग नहीं है, और जहां पर रेट ऑफ एमिशन जो है पर टन कोल रेज करने पे या प्रोड्यूस करने पर 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल गैस का रेट ऑफ एमिशन 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होता है यहाँ पर। जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब कि जनरल एटमॉस्फेयर कोल सीम का, बिलो द ग्राउंड जनरल एटमॉस्फेयर कोल सीम का, है ना। और उस जनरल एटमॉस्फेयर में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, रूफ कैविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि गैलरी में जो हवा है उसे तो जनरल एटमॉस्फेयर जनरल बॉडी ऑफ एयर को में इंक्लूड आप करेंगे ही, लेकिन अगर कहीं गड्ढा है, कैविटीज़ हैं, क्रैक्स हैं, उनमें जो हवा होगी उसको भी हम जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन हम सील्ड ऑफ एरिया में जो हवा है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बोर होल जो हमने ड्रिल किए हैं कोल सीम में, स्ट्राटा में, उसको हम जनरल बॉडी ऑफ, उसमें जो एयर होती है उसको भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। गोफ क्या होता है, गोफ का मतलब बिलो द ग्राउंड ऐसी वर्किंग जहां से पिलर्स एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं, और लॉन्ग वॉल वर्किंग के केस में क्या होता है, वहां से हमने कोयला निकाल लिया होता है और वह वो एक वर्किंग प्लेस नहीं रह जाता है। ऐसी वर्किंग प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्किंग्स को हम क्या बोलते हैं, गोफ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हॉल रोड। हॉल रोड क्या होता है, ये एक टाइप का पैसेज होता है या फिर कोई रोड होती है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मशीनरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, माइन बाउंड्री के अंदर ओपन कास्ट वर्किंग में बेसिकली, तो इसको हम हॉल रोड कहते हैं। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मतलब कि जो हैवी मशीन्स होती हैं जिनका इस्तेमाल ओपन कास्ट में, जिनका इस्तेमाल हम डिगिंग के लिए मतलब खुदाई करने के लिए, ड्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन हम HEMM में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हैंड हेल्ड ड्रिल्स को, या फिर ड्रिल मशीन्स जो कि जिनका होल्ड आया 50 mm तक है। ठीक है, 50 mm तक होल्ड आया वाली ड्रिल मशीन्स को हम इसमें HEMM में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकवेटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स, ओवरबर्डन को, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ओपन कास्ट वर्किंग में, बिलो द ग्राउंड हम HEMM का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में करते हैं, लेकिन हाँ आज के समय में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि अब कोशिश की जा रही है कि HEMM को बिलो द ग्राउंड यूज़ किया जाए, और एक आध दो जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पे यूज़ हो भी रहा है। इंक्लाइन क्या होता है, ये भी एक टाइप की रोड है, पैसेज है जो कि बिलो द ग्राउंड जाती है, सरफेस से बिलो द ग्राउंड तक जाती है रोड, है ना। उसके बाद इनसेट क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, अगर शाफ्ट में आपने कोई भी एक अपने केज को लैंड करने के लिए एक जगह बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, जहाँ पे मैन पावर अगर आपका जाता है, पर्सन्स अगर जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके केज सेटल डाउन हो जाता है और वहीं पे लोग बाग अपना उतरते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसेट बोलते हैं। अब ये इनसेट जो होता है शाफ्ट के टॉप और शाफ्ट के बॉटम के बीच में होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, अब इस शाफ्ट में यहाँ कहीं, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए, ये इस टाइप से है ना, ये आपका शाफ्ट बॉटम हो गया, शाफ्ट बॉटम, ये शाफ्ट टॉप हो गया आपका, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, यहाँ पे आपका केज आएगा और यहाँ पे लैंड करेगा और यहाँ से आपका मैन पावर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना इनसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स। इसका भी डेफिनेशन जो है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2010 में दिया हुआ है। मशीनरी क्या होती है, कोई भी लोकोमोटिव या फिर स्टेशनरी या फिर पोर्टेबल इंजन, इससे एयर कंप्रेसर भी हो सकता है, बॉयलर भी हो सकता है और स्टीम ऑपरेटर्स भी हो सकता है ना। अब इनका इस्तेमाल अगर आप कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, लोडिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है, उसको भी हम मशीनरी बोलेंगे। कोई भी ऐसा ऑपरेटर्स, अप्लायंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस या फिर जिनका इस्तेमाल हम डेवलपिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब कि अपनी माइंस बनाने के लिए कर रहे हैं, स्टोरिंग के लिए कर रहे हैं सामान को, ठीक है, हमारा जो भी मिनरल है,
ट्रांसमिटिंग के लिए कर रहे हैं, कन्वर्टिंग के लिए कर रहे हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कर रहे हैं कोई भी अप्लायंस या इक्विपमेंट का, या फिर हम किसी भी अप्लायंस या इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पावर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये सब काम करने के लिए, तो उसको हम मशीनरी की कैटेगरी में डालते हैं। मैनेजर कौन होता है? रेगुलेशन नंबर 27 के अकॉर्डिंग जो भी अपॉइंट किया जाएगा एज अ मैनेजर, उसे मैनेजर कहा जाएगा। मटीरियल क्या होता है? मटीरियल में कोल भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, डेब्रिस भी हो सकते हैं, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स, और कोई भी अदर मटीरियल जो है जिसे हम हैंडलिंग करते हैं जिसका माइंस में, उसे हम मटीरियल बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? बेसिकली ये कोई भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस और सब्सटेंसेस कोल माइंस के लिए, कोल माइंस में यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। माइंस क्या होता है? माइन बाउंड्री के अंदर या माइन प्रीमिसेस के अंदर अगर हम कोई भी प्लांट चला रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का मशीनरीज डिप्लॉय करके रखा हुआ है, और एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी वर्क्स पर बताए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? माइन, ऐसी जगह को हम माइंस कहते हैं। मिसफायर मतलब क्या होता है? मिसफायर का देखिए, अगर आपने किसी भी शॉर्ट होल को या ब्लास्ट होल को चार्ज कर दिया है और जैसे ही आपने ब्लास्टिंग की तो उसका जो पूरा का पूरा चार्ज है वो एक्सप्लोड नहीं हुआ, है ना, पूरा का पूरा चार्ज वैसा का वैसा, बाकी होल्स ब्लास्ट हो गए, एक होल मान लीजिए नहीं ब्लास्ट हुआ, उसका चार्ज वैसा का वैसा होल में डला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसफायर बोलते हैं। मंथ क्या होता है? कैलेंडर का जो भी मंथ होता है उसे हम मंथ बोलते हैं। ऑफिशियल कौन होता है? ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा जो भी राइटिंग में अपॉइंट किया गया है एज अ ऑफिशियल, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, उसको भी हम ऑफिशियल बोलेंगे। वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सब के सब ऑफिशियल्स कहलाएंगे और इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए ड्यूटीज इनको दी जाती हैं माइंस के अंदर के लिए या फिर उसके किसी पार्ट में काम करने के लिए, तो उनको हम ऑफिशियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनसेटर कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसे अपॉइंट किया जाता है क्या करने के लिए? पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए, या फिर टूल्स को या फिर मटेरियल्स को या फिर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ बैठा होता है ऑनसेटर? बैंक्समैन जो होता है शाफ्ट के या इंक्लाइन के बॉटम में होता है और ऑनसेटर जो होता है शाफ्ट के टॉप पे होता है और वो टॉप से सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर जो है कि माइंस का जो भी इंस्पेक्टर होगा जिसको भी उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का जुरिस्डिक्शन दिया गया होगा कि आप इन माइंस को देखेंगे, है ना, जिसके पास पावर्स होती हैं कुछ कि वो माइंस में काम करवा जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है, उसे हम रीजनल इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ वो सारे काम करवाएगा। शाफ्ट, शाफ्ट क्या होता है? ये एक टाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है। शाफ्ट क्या होता है? ये एक टाइप की ओपनिंग होती है जो कि क्या करता है? हमें बिलो द ग्राउंड से जोड़ता है, सरफेस से लेकर बिलो ग्राउंड तक, ठीक है। और ये बेसिकली शाफ्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? केज का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होता है। अब उस केज को हम अच्छे से ऊपर नीचे जा सके उसके लिए हम वहाँ पे गाइड वेन्स का यूज़ करें ना करें, लेकिन उसे शाफ्ट कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है सॉकेट की। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट का मतलब होता है कोई भी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल, है ना, मतलब कि कोई भी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल जिसे आपने चार्जिंग की है, ब्लास्टिंग किया, लेकिन एक्सप्लोसिव तो जल गया, वो होल ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोसिव भी जल गया, लेकिन वो होल वैसा का वैसा रह गया, है ना। होल में ब्लास्टिंग हुई, होल के अंदर एक्सप्लोसिव पूरा का पूरा जल गया है, कुछ भी नहीं बचा एक्सप्लोसिव में, तो उसे हम सॉकेट कहते हैं। ऐसे होल्स को हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मिसफायर से अलग होता है। मिसफायर में क्या होता है? पूरा पूरा एक्सप्लोसिव होल में बचा रह जाता है शॉर्ट होल में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि होल में चार्ज जो किया जाता है एक्सप्लोसिव वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है, होल वैसा का वैसा बचा रह जाता है, खाली होल रह जाता है बस, ठीक है। तो उसको हम सॉकेट कहते हैं। तब क्या होता है? कोई भी वैगन, कार, ट्रक या अदर जो भी मूविंग व्हीकल, अदर व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, है ना, कोई भी मतलब रेल्स पे जो चलती हैं उनको, ताकि हम मटेरियल्स को कन्वे कर सकें, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कर सकें, उन्हें हम टब कहते हैं। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? किसी भी माइंस में, बिलो द ग्राउंड माइंस में, जिस ऐसी जगह जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है,
और जो कि मेन इनटेक एयरवे से कनेक्टेड है और जिसका इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे है और जो कि मेन रिटर्न एयरवे से कनेक्टेड है, उसे हम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, है ना। बेसिकली हम लोग क्या जवाब देते थे जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो हम लोग बता देते हैं कि माइंस, बिलो द ग्राउंड माइंस में ऐसी जगह है जिसका खुद का इनटेक एयरवे हो और खुद का रिटर्न एयरवे हो, जो कि मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे से कनेक्टेड रहता है, उसको हम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम कोल बैरियर्स की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, वर्किंग मतलब कोई भी एक्सकवेशन अगर हम कर रहे हैं कोल को पाने के लिए, उसे हम वर्किंग कहते हैं। वर्किंग प्लेस मतलब क्या हो जाता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पर्सन्स लॉफुल तरीके से काम करते हैं, उसे हम वर्किंग प्लेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, और आप इसमें जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ये याद रखिएगा कि बेसिकली डिग्री ऑफ गैसीनेस जो पूछा जाता है कि फर्स्ट डिग्री की माइंस की क्या डेफिनेशन है, सेकंड डिग्री क्या डेफिनेशन, थर्ड डिग्री क्या डेफिनेशन है ना। और इसमें आपको गोफ की और जनरल बॉडी ऑफ एयर की डेफिनेशंस पूछी जाती है बेसिकली गैस टेस्टिंग के एग्जाम में। और वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। सॉकेट वगैरह भी छोटे मोटे जो डेफिनेशन हैं ये आप याद रख लीजिएगा। तो बेसिकली अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं मन लगा के, तो आपको कोल माइंस रिलेटेड जितने मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा कि माइनिंग के वीडियोस अब आने लगे हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोगों से इसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरा भी कुछ ठीक ठाक हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं मैं। ठीक, अब तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।